स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन 2022-23 से जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनके पेपर जो है वह 27 मार्च 2023 से कंडक्ट कराए जाने हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम यूनिट वाइज मिक्सअप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उन क्वेश्चनों को रखा जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी संभावना ज़्यादा है और जो न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पर प्रीवियस 2 से 3 वीडियो में हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसमें आपको बताए, उनके आंसर भी बताए। तो प्रीवियस 3 वीडियो ज़रूर देखें। कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख करके जाएँ। आपको वहाँ से पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। ये आज के इस वीडियो की लास्ट यूनिट है, यूनिट 4th। और यूनिट 4th से किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, किनके आने की संभावना है, वो सभी आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये लास्ट यूनिट है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है यूनिट 4th, इसलिए हमने इसको इतनी देर में जो है रिकॉर्ड किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 4th से। तो यूनिट 4th है विविधता यानी डाइवर्सिटी। क्या है विविधता, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख सकते हैं पहला प्रश्न पूछ लिया था 2018 में कि विविधता क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। दूसरा है विविधता क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, जो कि 2017 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है और मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विविधता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें तो विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में एक साथ निवास करते हैं। विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। विविधता की अवधारणा में स्वीकृत एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें अपने व्यक्तित्व भेदों को मान्यता देनी चाहिए। भेद प्रजाति, सजाति, लिंग, लैंगिक अभिविन्यासों, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, आयु, शारीरिक क्षमता, धार्मिक विश्वास तथा वैचारिक जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। तो यही होती है विविधता। और विविधता के कई प्रकार दोस्तों देखने को मिलते हैं। पहला है भाषागत विविधता। तो भाषागत विविधता सभी को पता है कि कुल मिलाकर लगभग 1652 बोलियां होती हैं, यानी हमारे देश में तो 18 बोलियां कुछ बोली जाती हैं और 22 भाषाएं हैं। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषाई परिवार हैं। पहला यूरोपीय भाषाई परिवार, द्वितीय द्रविड़, तृतीय ऑस्ट्रियन भाषाई परिवार, चौथा तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार, 5वां छोटी भाषाओं का परिवार। ठीक है, तो ये है भाषागत विविधता। उसके बाद सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, सभी को पता है कि सांस्कृतिक समूह में अपने अलग प्रकार के जीवन मूल्य, आदर्श, संस्कार, विश्वास, खान पान, मान्यताएं, वेशभूषा। जैसे आप पंजाब चले जाइए, ठीक है, आप हरियाणा पंजाब चले जाइए, आप मुंबई चले जाइए, आप कलकत्ता, यहाँ पे कल्चर और भाषाएं और चीज़ें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। तो यही होता है आपका जो है विविधता, यानी आपका धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। यहाँ पर क्षेत्रीय विविधता भी बताई गई है। यहाँ पर क्षेत्र विशेष जो विविधता देखने को मिलती है सब एक्सप्लेन किया गया। धार्मिक विविधता क्या है, धार्मिक विविधता शैव, वैष्णव, आर्य समाज, नानक पंथी, कबीर पंथी इत्यादि ये धर्म से संबंधित है। ठीक है, और आप जानते हैं भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देखने को मिलते हैं। विविधता के गुणों की बात करें तो विविधता होने से जीवन में विभिन्न संस्कृतियों का आनंद प्राप्त होता है। परस्पर निर्भरता के लिए विविधता उपयोगी है। विविधता के द्वारा व्यक्ति के रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। विविधता सांस्कृतिक गौरव का परिचायक है। यही सारी चीज़ें जो हैं विविधता के लाभ में बताई गई हैं। वहीं अगर दोष या कमियों की बात करें तो ऊंच नीच की भावना विकसित करना, देश की एकता एवं अखंडता हेतु खतरा होना, जातीय प्रजाति धार्मिक विविधता के आधार पर बनाकर सांप्रदायिक दंगे कराना, ये है विविध दोष और कमियाँ। आगे दिया है विविधता को दूर करने में शिक्षा की भूमिका। किस तरह से शिक्षा जो है वह
जो विविधता को है वो दूर करती है। तो इसके संबंध में अनुच्छेद के 15 में वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये देखिए अनुच्छेद जो है 3, 4 इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें SC, ST के बारे में भी बताया है कि इसमें कहा है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों ST, SC के लिए विशेष प्रबंध करता है। इसके माध्यम से समाज में जाति के आधार पर असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुसांस्कृतिक शिक्षा की उपयोगिता व महत्व बताइए। देखिए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पूछे थे 2018 और 2017 में, यानी बहुसांस्कृतिक शिक्षा और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं। तो इसका अर्थ आप जान लीजिए कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा क्या है। तो बैंक के अनुसार अध्ययन के क्षेत्र के रूप में बहुसांस्कृतिक शिक्षा सभी छात्रों के लिए शैक्षिक समानता बढ़ाने के लिए निर्मित की गई है। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर जेम्स ने बताया कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक विचार है, एक शैक्षिक सुधार आंदोलन और एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग ऑथर्स ने मल्टीकल्चरल एजुकेशन को डिफाइन किया है। इसे आप जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं पूछा था, तो उसे देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के सांस्कृतिक परिवेश के सुधार हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे छात्र प्रजातीय, जातीय एवं सामाजिक वर्ग समूह की भिन्नताओं से दूर हटकर शैक्षिक समानता के सूत्र में बंध सके। ठीक है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा छात्र छात्राओं दोनों को शैक्षिक सफलता एवं गतिशीलता प्रदान करने का समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए विशेषताओं के। 5 पॉइंट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा के कई सारे उद्देश्य हैं। पहला, अध्यापकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में एक अभिकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। नागरिक गुणों के एवं अच्छाइयों को प्रोन्नत करना, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे उद्देश्य में। और भी काफ़ी सारे पॉइंट है कि ऐतिहासिक अभिलेख को अधिकार में रखना, जीवन के ढंग एवं वैश्विक विशिष्टताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, इनमें आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आगे इसी में दिया है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व। तो कई सारी उपयोगिता और महत्व है, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा नागरिकता के गुणों को विकसित करना एवं संस्कृतियों को एकीकृत करके नैतिकता को प्रोन्नत करने में अत्यंत उपयोगी है। आगे है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा वैश्विक विशिष्टताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराकर छात्राओं दोनों को अपने शैक्षिक वातावरण में गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक, काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग और महत्व पूछा था, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद असमानता एवं सीमांतीकरण के बारे में बात करें, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात करें, तो इससे प्रश्न पूछा था 2021 के पेपर में कि असमानता एवं सीमांतीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके मुख्य कारणों को SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बताइए। अथवा करके पूछा था कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ के संदर्भ में असमानता एवं सीमांतीकरण के क्या कारण हैं, इनको दूर करने के उपाय, ये 2017 में पूछा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। असमानता का अर्थ आप सभी जानते हैं, मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, किसी समाज में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों को अथवा श्रेणियों से संबंधित लोगों हेतु सामाजिक संसाधनों के पहुंच के संदर्भ में विद्यमान अवसरों की असमानता तथा भेदभाव को सामाजिक असमानता कहा जाता है। सामाजिक संसाधनों में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पूंजी को शामिल किया जाता है। आगे दिया है कि जो है कैम्ब्रिज हैं, इन्होंने बताया कि समाज में अनुचित स्थिति जब कुछ लोगों के पास अन्य लोगों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि विशेष रूप से स्थिति अधिकारों और अवसरों के एक समान न होने की दशा में। ठीक है, तो ये है आपका, जब बात करते हैं असमानता
के बारे में, ठीक है, असमानता के बारे में और कई सारे उदाहरण है कि किसी दलित के लिए परस्पर कार्यों जैसे कृषि कार्य, सफाई कार्य अथवा चर्म कार्य इत्यादि तक सीमित होने की संभावना जो है अधिक रहती है। सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। असमानता का वर्गीकरण कई रूपों में किया जाता है। तो पहला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता वह है जिसमें जो है समान श्रेणियाँ जो हैं श्रेणियाँ जैसे धर्म, रिश्तेदारी, प्रतिष्ठा, जाति, जातीय, लिंग आदि, इसमें असमानता जो देखने को मिलती है वही सारी चीज़ें बता दी गई हैं। फिर आर्थिक असमानता, आय में असमानता, अवसर की असमानता, ठीक है। असमानता के कई कारण भी यहाँ पर दिए हुए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। पहला सामाजिक स्तरीकरण का कारण। सामाजिक स्तरीकरण जैसे अमीर, गरीब, उच्च, मध्यम व निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर विभाजित कर दिया, ठीक है। व्यावसायिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं, इनमें भी कई सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। जातीय व्यवस्था के बारे में चीज़ें, लिंग भेद के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। धार्मिक विषमताएं, ये सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप पढ़ते चलिएगा। आर्थिक विषमताएं, उसके बाद असमानताओं के परिणाम और दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो पहला है सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है, दूसरा है जातीय आंदोलन का निर्माण, ठीक है, और तीसरा धार्मिक अल्पसंख्यकों समूहों के बीच बहिष्कार की भावना उत्पन्न करना, निम्न विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए हानिकारक, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। फिर असमानताओं से निपटने के उपाय भी दिए हैं। संवैधानिक प्रावधान में जो चीज़ें दी हैं उनके अंतर्गत आप इन असमानताओं से निपट सकते हैं। दूसरा नागरिक समाज को बढ़ावा देना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक अल्पसंख्यकों का समावेश, ये सारे पॉइंट है। लाइन से आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। आपके पास बुक वगैरह हो, सीरीज वगैरह हो तो वहाँ से पढ़ सकते। गतिशील कर जो होता है यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो होते हैं, आर्थिक नीतियाँ, इनके अंतर्गत कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। रोजगार सृजन, ये सारी चीज़ें जो है असमानता के जो उपाय हैं उनको आप इनमें रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि निर्धन समाज में शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है और उन्हें इसके लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था। भारतीय समाज में निहित विभेद को स्पष्ट कीजिए, इस विभेद को कम करने में शिक्षा की भूमिका। 2019 में ये 2 बार में पूछा गया। 2018 में यहाँ पर पूछ लिया था कि सीमांतीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करिए, ठीक है, टिप्पणी में ये क्वेश्चन पूछा था। तो वंचित समूह का अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है वंचित समूह का अर्थ। तो वंचित निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सामाजिक रूप से वंचित बच्चे वे हैं जो अनुसूचित जाति के बच्चों, अनुसूचित जनजाति के बच्चों, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों, आदिवासी क्षेत्रों में की श्रेणियों से संबंधित हैं। वंचित समूहों के प्रकार भी बताए हैं। तो पहला जाति आधारित, जिसमें ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक। वहीं लिंग आधारित लड़कियां व महिलाएं, सीमांतीकरण की हाशिए पर आधारित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे दिया सीमांतीकरण हाशिए पर आधारित समूह का अर्थ। तो सीमांतीकरण हाशिए पर आधारित समूह का अर्थ में इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि हाशिए पर स्थिति समूह से तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तथा जिसे समाज की मुख्य धारा से हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। समानता, ऐसे समूह के हितों की अनदेखी की जाती है। ऐसे समूह संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने तथा सामाजिक जीवन में सहभागिता हेतु संघर्ष रत रहते हैं। ये सारी चीज़ें सीमांत हाशिए पर समूह आधारित समूह के अर्थ में बताई गई हैं। तो इन्हें भी आप जो है एक नज़र में दोस्तों पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि इसे पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा और टाइम बहुत कम बचा है और इसे कवर करना है आज ही। हाशिए पर आधारित समूह की समस्याएं में पहला रोजगार के अवसरों का अभाव, शिक्षा का अभाव, राष्ट्रीय संसाधनों तथा पहुंच का अभाव, खास साधनों का अभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, मानव अधिकारों का उल्लंघन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। शिक्षा में हाशियाकरण के बारे में बता दिया है। शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित
उपेक्षित है, अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, तो इसे देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे भी देखिए, यही सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो इसे आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक यानी ST SC OBC, माइनॉरिटीज़ एंड गर्ल्स के बारे में कई सारे प्रयास और प्रावधान जो है लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। वंचित समूह के लिए शैक्षिक प्रावधान भी दिए गए हैं, कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों पर आप ध्यान दीजिएगा। समावेशी अधिगम वातावरण का विकास करना, शिक्षा को किफ़ायती बनाना, सुनिश्चित करना कि स्कूल पहुंच के सुगम हो, और भी आगे कई पॉइंट है कि हाशिए को दूर करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना, नियोजन में राज्य की सक्रिय भूमिका, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, अप्रत्यक्षता एवं भेदभाव की प्रथाओं को कम करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, इन्हें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शैक्षिक अवसरों के समानता के कारण बताइए, या क्या कारण है। ये 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। और 2018 में भी देखिए पूछा था कि भारत में शिक्षा के अवसरों की समानता लाने हेतु कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की असमानता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर शैक्षिक अवसरों की असमानता का अर्थ है सभी को शिक्षा के समान अवसरों का, ना कि मिल पाना। भारत में जहाँ एक और विद्यालयों की उपलब्धता को लेकर असमानता है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न स्तरों के विद्यालयों के कारण भी शैक्षिक अवसरों की असमानता पाई जाती है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के कारण, तो कई सारे यहाँ पर प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं। निर्धनता, भौगोलिक कारण से कुछ क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँच संभव नहीं। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण, शिक्षा का स्तरीकरण, और एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्तर एवं गुणवत्ता के विद्यालयों का होना, ये सारे पॉइंट हैं। शिक्षा में समानता, समता, समानता, शिक्षा आयोग के अनुसार, निर्देशन सिद्धांतों के अनुसार, ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा में समानता के सूचक कई बातें, अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता। ठीक है, ये पॉइंट है, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिणाम की समानता। ठीक है, ये यहाँ तक पॉइंट है। फिर आया शैक्षिक अवसरों में समानता की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, तो कई कारणों से। पहला है लोकतंत्र की स्थापना करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, कल्याणकारी राज्य का गठन करने हेतु, ये सारे पॉइंट हैं। ठीक है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। 2018 और 17 से इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, भारतीय संविधान, इसके बारे में कई सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, यानी भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने जो भारत का संविधान जो है प्राकृतिक है या भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रियम्बल में बताई गई, तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और भारतीय संविधान की कई सारी विशेषताएं। पहला है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग जो है इसमें निहित है, 12 खंडों में यह विभक्त है, 8 अनुसूचियाँ जो कि पहले थी अब 12 है इस समय वर्तमान में, और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, मूल्य, अधिकारों एवं कर्तव्यों
का समावेश, ये सारे पॉइंट। संसदीय प्रणाली, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव। देखिए यहाँ पर अपने देश से क्या कुछ चीज़ें दूसरे देश से ली गई हैं, जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, तो ये सारी चीज़ें जो है संविधान के प्रभाव में स्पष्ट की गई हैं। कनाडा से हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनके पॉइंट आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका। चूँकि टाइम कम है तो इन्हें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते चलिए, बाकी आप इन्हें अपने आप से पढ़िए। संविधान की उद्देशिका में वर्णित मूल्यों को बताइए, इन्हें प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। 2021 के पेपर में पूछा था। तो संवैधानिक मूल्य, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्य जो है वह समाज द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं, लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आवश्यकताओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग ऑथर्स ने इसे परिभाषित किया है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान में निहित मूल्य, तो प्रस्तावना में व्यक्त मूल्यों को संविधान के उद्देश्यों के रूप में व्यक्त किया गया है। ये हैं प्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, भारतीय राज्य का गणतंत्रीय चरित्र, ये सारे पॉइंट, ठीक है। हम भारत के लोग हैं, ये नीचे चर्चा की गई है। आगे है कि समाजवादी, संप्रभुता, संपन्न, पंथ निरपेक्षता पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सारे पॉइंट। मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका क्या है, तो कई प्रकार से। पहला सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ठीक है। उसके बाद नैतिक मूल्यों का विकास, धार्मिक मूल्यों का विकास, सामाजिक मूल्यों का विकास, ये सारे पॉइंट थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार। तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो हैं वह 6 बताए गए हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनके अंतर्गत देखिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या चीज़ें हैं। 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार में चीज़ें। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद में बताया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 तक। तो दोस्तों ये है संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में चीज़ें, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी जो यूनिट 4 है पूर्णतः कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपका जो पेपर 1 है, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उम्मीद और आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर।